वेलकम टू पायनियर क्लासेस। आप देख रहे हैं 10th क्लास साइंस स्टडी विथ सनी सर, सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक और लवण। आशा है कि इस चैप्टर का थ्योरी क्लास आप देख चुके होंगे, उसके अलावा आप कीवर्ड, मेमोरी मैप, नोट्स आदि पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम आपके थोड़ा और मदद करते हैं और एनसीईआरटी के एक एक क्रियाकलाप तथा प्रश्नोत्तरों को लेते हैं। आपका सबसे पहला पाठ्यगत प्रश्नोत्तर दिया गया है कि आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई है। इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो आप ये प्रयोग जैसे ही करेंगे तो आपका उत्तर होगा कि सबसे पहले प्रत्येक प्रश्नावली में हम लाल लिटमस पत्र की पट्टी डालते हैं। किसी एक प्रश्नावली में लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि उस प्रश्नावली में क्षारीय विलयन है। शेष 2 बची हुई प्रश्नावलियों में एक में आश्रित जल और एक में अम्लीय विलयन है। इन दोनों ही प्रश्नावलियों के लिटमस पत्र का रंग लाल ही रहता है। अब हम अपनी पहचान की गई प्रश्नावली में क्षारीय विलयन को बाहर निकालते हैं ताकि इसमें विलयन की थोड़ी सी मात्रा ही बची रह जाए। अब इस प्रश्नावली में शेष बची हुई प्रश्नावली में से किसी एक के विलयन को डालते हैं तो 2 बातें हो सकती है। पहला, लिटमस पुनः लाल हो जाता है। इससे यह साबित होता है कि इस प्रश्नावली में अम्लीय विलयन था तथा अंतिम प्रश्नावली में आश्रित जल है। या लिटमस नीला ही रह जाता है। इससे यह साबित होता है कि डाला गया विलयन आश्रित जल था तथा अंतिम प्रश्नावली में अम्लीय विलयन है। आगे है आपका क्रियाकलाप 2.1। विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सब आप सूत्र याद रखें एकदम बिल्कुल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के नमूने एकत्र कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद बाच ग्लास पर रखिए। बाच ग्लास बोलते हैं जिस पर अथी में लैब में आपको मिल जाएगा। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोफ्थेलिन या मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में क्या परिवर्तन आता है? तो आप प्रेक्षण जब कीजिएगा तो आपको मिलेंगे HCl का, तो लाल लिटमस विलयन के साथ ये कोई परिवर्तित नहीं होगा। नीले लिटमस विलयन को ये लाल कर देगा, फिनोफ्थेलिन रंगहीन हो जाएगा और मेथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका H2SO4, तो ये भी, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। या आपको हम सीधे सीधे ये 4 गो जो है इसमें एक ही जैसा व्यवहार करेगा चूँकि ये चारों अम्ल है। HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, ये चारों जो है चूँकि अम्ल है इसलिए इसमें लाल लिटमस विलयन क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल लाल ही रहेगा। नीला लिटमस क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। फिनोफ्थेलिन क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। वो अम्ल के साथ क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो इतना बस याद रखना। आगे है नीचे जो OH वाला सब है वो सब क्षार है। NaOH, CaOH का ट्वाइस, KOH, MgOH2 और NH4OH, तो ये सब के सब क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। लाल विलयन क्या हो जाएगा? इसमें नीला हो जाएगा। नीला लिटमस क्या हो जाएगा? नीला लिटमस आपका क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिनोफ्थेलिन गुलाबी रंग का हो जाएगा। याद रखें, फिनोफ्थेलिन विलयन जो होता है क्षार के साथ गुलाबी रंग का और अम्ल के साथ रंगहीन हो जाता है। उसके साथ साथ मेथिल ऑरेंज जो है वो पीला रंग का हो जाएगा। ठीक है। क्षार के साथ मेथिल ऑरेंज कैसा हो जाता है? पीला। और अम्ल के साथ कैसा रहता है? वो लाल रहता है। आगे क्रियाकलाप 2.2। अगला है क्रियाकलाप 2।
आपका प्रश्न है कि तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल तथा वैनिला की गंध में आए परिवर्तनों की जांच करें। तो इसका गंध चूँकि लिखा नहीं जा सकता है कि कैसा गंध रहेगा, आप देख लीजिए कि किसका गंध किस में कैसा परिवर्तन होता है। तो छात्र शिक्षक की देखरेख में आए परिवर्तन की जांच करके अपने प्रेक्षण की कॉपी में लिख सकते हैं। आगे है क्रियाकलाप 2.3। चित्र में दिखाया गया है आपका 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कर लीजिए। एक प्रखनली में 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे तनु और सांद्र ये दो शब्द बहुत परेशान करेगा। तनु का मतलब है कि पतला, जिसमें पानी ज़्यादा मिला देवल गया है उसको तनु कहते हैं, और जिसमें पानी कम मिलाया गया है और अम्ल ज़्यादा है उसको सांद्र कहते हैं। तो एक प्रखनली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। अब दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप देखते हैं कि गैस के बुलबुले हैं। उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। अब साबुन के विलयन से बुलबुले क्यों बनते हैं? तो जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के दौरान निर्मित गैस प्रवाहित नली से होकर साबुन के विलयन में पहुंच जाते हैं और इस कारण से बुलबुले बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाएं तो आप क्या परीक्षण करते हैं? बुलबुलों के फूटने पर उसके अंदर की गैस फट जाती, फटफट की या पॉप ध्वनि उसको कहते हैं। फटफट की, जैसे मक्का उक्का जलाते होगे तो उसको फटफट की आवाज़ आती है, तो वैसा ही ध्वनि आएगा कि ध्वनि के साथ जलने लगती है। कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3COOH के साथ ये क्रियाकलाप दोहरा सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षण समान है या भिन्न है, तो आपको पता चलेगा कि ये समान है। इस चीज़ को आप समझ लें। यहाँ पे ये हाइड्रोजन टेस्ट है। यहाँ पे जो गैस बनता है वो कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। और हाइड्रोजन को किस टेस्ट के द्वारा? पॉप टेस्ट के द्वारा। किस टेस्ट के द्वारा? पॉप टेस्ट के द्वारा। पॉप टेस्ट में क्या किया जाता है? साबुन के विलयन से उस गैस को गुजारा जाता है, जिससे क्या होता है? उस विलयन में बुलबुले बन जाते हैं और वहाँ पे नज़दीक में कौन सा चीज़ लेके जाते हैं? मोमबत्ती लेके जाते हैं। तो वो हाइड्रोजन गैस चूँकि ज्वलनशील होता है तो वो आग पकड़ेगा, तो वो आग पकड़ता है तो पटपट की ध्वनि आती है। तो उसी को हम क्या कौन सा टेस्ट कहते हैं? पॉप टेस्ट कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आपको क्या है कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस जांच द्वारा होता है? तो वो किस जांच द्वारा? पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट कैसे किया जाता है समझ में आ गया होगा। साबुन के विलयन से जो बुलबुले बनते हैं वहाँ पे मोमबत्ती ले जाकर क्या किया जाता है? पॉप टेस्ट करवाया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। आगे क्रियाकलाप 2.4। एक प्रखनली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिला लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है? ये क्षार है। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.1 के अनुसार क्रिया को दोहराइए। तो दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर गैस के बुलबुले का निर्माण होता है। बुलबुले फटते हैं तथा उनके नज़दीक जलती हुई मोमबत्ती लाने पर उसके अंदर की गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। अर्थात जो धातु होता है अम्ल के साथ या क्षार के साथ, दोनों के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखें। आगे क्रियाकलाप 2.5। 2 प्रखनली लीजिए। इनमें से A और B में नामांकित कीजिए। प्रखनली A में लगभग 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लीजिए एवं प्रखनली B में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट लीजिए। दोनों प्रखनली में लगभग 2 मिलीलीटर तनु HCl मिलाइए। आपने क्या परीक्षण किया? तो आप देखेंगे कि एक गैस का निर्माण होता है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षण को कीजिए। तो आप देखेंगे कि चूने का पानी जो है दूधिया हो गया है और ये उस वहाँ पे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हुआ है। किस कारण से हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण किससे किया जाता है? तो चूने के पानी से। कार्बन डाइऑक्साइड के परीक्षण के वक्त चूने का पानी किस रंग में बदल जाता है? दूधिया रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है। आगे आपका 2.6 क्रियाकलाप। प्रखनली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लीजिए।
मतलब क्षार लीजिए, उसमें 2 बूंद फिनोफ्थेलीन विलयन डालिए तो विलयन का रंग क्या हो गया, तो ये तो पहले भी प्रयोग में था, गुलाबी हो जाएगा। इस विलयन में एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए, क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? हाँ, यह धीरे धीरे रंगहीन हो गया। अम्ल मिलाने के बाद फिनोफ्थेलीन का रंग क्यों बदल गया? अम्ल क्षारक के प्रभाव को खत्म कर देता है। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंद मिलाइए, क्या फिनोफ्थेलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? हाँ। आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि NaOH मिलाने के बाद विलयन पुनः क्षारीय हो गया, इसलिए। आगे आपका क्रियाकलाप है 2.7। तो बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड क्या बताता है? तो आप उत्तर लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके CuCl2 बनाता है। कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CuCl2 बनाता है। आगे है पाठ्यगत प्रश्न, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो आप उत्तर लिखिएगा, दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं और अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अतः यदि ऐसे पदार्थ को तांबे के बर्तनों में रखा जाए तो अम्ल की अभिक्रिया करके बर्तन संक्षारित हो जाएगा। आगे, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो आप उत्तर लिखिएगा, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो प्रायः हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। उदाहरण के लिए जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर एक प्रखनली में अगर लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डालिए, प्रवाह नली को कसकर बंद कर दीजिए ताकि निर्मित गैस साबुन के विलयन में से होकर गुजरे। निर्मित गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले विलयन से बाहर निकलते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के संपर्क में लाने पर बुलबुले में उपस्थित गैस फटफट की तेज ध्वनि के साथ जलते हैं। इससे साबित होता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित गैस हाइड्रोजन गैस है। आगे है आपका, कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न करता है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बताएं। तो वो समीकरण होगा CaCO3 प्लस HCl बनाएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। चूँकि मोमबत्ती बुझ गई है तो पक्का वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, चूँकि अगर वो जलती रहती तो इसका मतलब हाइड्रोजन या ऑक्सीजन होता। आगे है ये, यहाँ पे चूँकि अम्ल से अभिक्रिया जब कोई कार्बोनेट करता है तो जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये हमें पता है। और चूँकि कैल्शियम क्लोराइड बनता है इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कौन था? कैल्शियम कार्बोनेट था। आगे क्रियाकलाप आपका है 2.8, कहता है ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। ये आपको प्रयोगशाला में मिल जाएंगे, अगर नहीं भी मिले तो ग्लूकोज आपका चावल में होता है, एल्कोहल तो शराब के मुसहरी में मिल ही जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपको नींबू में मिल जाएगा, मतलब उस टाइप का अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल कहीं से ले सकते हैं। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रखिए और चित्र जो जैसा दिया गया है उसके अनुसार 6 वोल्ट की बैटरी से दोनों टर्मिनलों को एक साथ बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। आप बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इस क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आप क्या परीक्षण किया? तो आपको पता चलेगा कि तनु नाइट्रिक अम्ल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत चालन करते हैं। मतलब तनु नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। इन परीक्षणों को ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन के साथ दोहराएं। अब क्या पता चला? तो ग्लूकोज और विद्युत चालन नहीं करते हैं। ग्लूकोज विद्युत चालन नहीं करता है, एल्कोहल भी विद्युत चालन नहीं करता है। बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? तो बल्ब प्रत्येक स्थिति में
नहीं जलता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, ठीक, ये प्रयोग समाप्त हुआ। आगे है आपका क्रियाकलाप 2.9। एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली लीजिए। शुष्क मतलब सूखा, जिसमें तनिक भी जल की मात्रा नमी न हो। लीजिए 1 ग्राम ठोस NaCl नमक ले लीजिए तथा पाठ्य पुस्तक के चित्र अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। क्या डालना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आपने क्या प्रेक्षण किया, क्या निकास नली से कोई गैस आ रही है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो बुलबुलों का निर्माण होता है। हाँ, एक गैस निकास नली से बाहर आ रही है। इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र पर जांच कीजिए। किसी स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन होता है तो आर्द्र लिटमस पत्र अपना रंग बदल देता है, नीला से लाल हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो शुष्क HCl गैस और HCl विलयन। तो शुष्क HCl गैस अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, जबकि HCl विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। आगे क्रियाकलाप 2.10। तो इसमें बीकर में 10 ml जल लीजिए। इसमें 1 बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया। हाँ, यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी। तो चूंकि यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इस क्रियाकलाप में हमें प्रखनली का तापमान ज़्यादा दिखा, इसलिए ये क्या है, ऊष्माक्षेपी है। तो आगे है आपका पाठ्यगत प्रश्न। HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे कि HCl और HNO3 आदि में उत्सर्जन योग्य हाइड्रोजन होते हैं। जब उन्हें जल में घुलाया जाता है तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। एल्कोहल तथा ग्लूकोज में ऐसा कोई उत्सर्जन योग्य हाइड्रोजन आयन नहीं होता है। आगे, जल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो आप उत्तर लिखेंगे, जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर आयनों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए HCl जब जल के साथ मिलता है तो क्लोरीन आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O का निर्माण करता है और ये आयन विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न आपका है शुष्क हाइड्रोक्लोरिक, शुष्क माने सूखा, हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन नहीं बनाती है, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करती है। आगे, अम्ल को तनुकृत करने के समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तो आगे है आपका, इसका जवाब होगा, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण छलक कर बाहर आ जाएगा तथा व्यक्ति जल सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। आगे है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की समूह की सांद्रता बढ़ जाती है। तो इस क्रियाकलाप को आप किए होंगे। तो अगला क्रियाकलाप है 2.11। दी गई सारणी में pH के मानों की जांच कीजिए। आप अपने प्रेक्षण में लिखिए आपके प्रेक्षण का आधार और प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति। जैसे लार, जो कि खाने से पहले का लार का pH, वो pH स्केल एक होता है जो कि आपको प्रयोगशाला में मिल जाएगा। तो उसका pH पता चला कि 6.8 है, अर्थात ये अम्लीय है। वहीं खाने के बाद अगर जो लार निकलता है उसका pH पता चला 7 है, मतलब वो उदासीन हो जाता है। नींबू का रस का pH अम्लीय होता है 2.2।
रंग रहित बातित पेय, बातित पेय मतलब जो रंगहीन पेय पदार्थ होता है। बहुत सारा पेय पदार्थ शराब उराब होता है ना, जो देखना उसका कोई रंग नहीं होता है, तो जो रंगहीन पेय पदार्थ है उसका 10 होता है, वो क्षारीय होता है मूल रूप से। आगे गाजर का रस वो अम्लीय होता है, उसमें उसका pH 6 होता है। कॉफ़ी ये क्षारीय होता है, इसका pH 8 होता है। टमाटर का रस इसका pH 5 होता है, ये अम्लीय होता है। नल का जल इसका pH 8 होता है, ये क्षारीय होता है। और 1 मोल NaOH का pH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH 14 होता है, ये सबसे मजबूत क्षार है, क्षारीय है। और 1 मोल HCl को अगर आप जांच कर रहे हैं तो इसका pH 1 आएगा, मतलब ये अम्लीय है। तो आप pH स्केल जो कि रंग के आधार पे उसमें क्या होगा कि अलग अलग रंग अलग अलग pH को बता रहा होगा, तो उस pH स्केल से आप नाप सकते हैं। आगे है 2.12 क्रियाकलाप। तो एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 मिलीलीटर जल मिलाइए। परखनली की सामग्री को हिलाइए, सामग्री को छानिए एवं परखनली में निस्यंदन एकत्र कीजिए। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंदन के pH की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र के पौधे उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी का pH के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आदर्श मिट्टी का pH, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, पौधे के उपयुक्त वृद्धि के लिए pH मान कितना होना चाहिए? तो वो 7 से 7.6 होना चाहिए, मतलब मिट्टी क्षारीय होना चाहिए। इसीलिए जब अम्ल वर्षा होता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाता है, तो उसकी उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है। आगे पाठ्यगत प्रश्न। आपके पास 2 बिलियन है, ए और बी। बिलियन ए के pH का मान 6 है एवं बिलियन बी के pH का मान 8 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इसमें कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है? तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि बिलियन ए में हाइड्रोजन आयन अधिक सांद्रता में होगा और ये अम्लीय है, तथा बिलियन ए अम्लीय है तथा बिलियन बी क्या है? क्षारीय है। चूँकि पहले से ही पता है कि बिलियन बी का pH कितना है? 8 है। और 7 से ज़्यादा वाला क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 से कम वाला क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बिलियन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बढ़ता जाता है, बिलियन और अधिक अम्लीय होता जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ने से कौन सा गुण बढ़ता है? तो अम्लीयता गुण बढ़ता है। आगे, क्या क्षारकीय बिलियन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है? तो ये हाइड्रोजन आयन जल से आते हैं। ठीक है, कोई किसान खेत की मृदा की किसी परिस्थिति में बिना बूझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक या कैल्शियम कार्बोनेट उपयोग करेगा। कब करेगा? तो चूंकि ये सब क्षार है और क्षार का प्रयोग हम कब करेंगे? जब मृदा क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो चुकी है तो उसे मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए क्षारकों का उपयोग करना चाहिए या क्षारकों का उपयोग करना पड़ता है। आगे नीचे दिए गए लवणों के सूत्र लिखिए। ये सूत्र आप ध्यान रखें। तो पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। आप बना सकते हैं ये सूत्र, आपको बनाने के लिए आयनिक यौगिक के सूत्र बनाने के लिए बताया गया है। सोडियम सल्फेट तो Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। आगे है, उन अम्ल एवं क्षारकों की पहचान कीजिए जिसमें उपरोक्त लवण प्राप्त होते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट किससे प्राप्त होता है? तो अम्ल आपका H2SO4 होना चाहिए और क्षार KOH होना चाहिए। मतलब KOH और H2SO4 के अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? पोटेशियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो ये समीकरण के तौर पे भी आप लिखते जा सकते हैं। आगे है सोडियम सल्फेट, तो H2SO4 और NaOH की अभिक्रिया से आपको क्या प्राप्त होगा? सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा। आगे कैल्शियम सल्फेट, तो H2SO4 और CaOH2 का मतलब OH का ट्वाइस से अभिक्रिया कराने पे कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट H2SO4 और MgOH का ट्वाइस, कॉपर सल्फेट H2SO4 और CuOH का ट्वाइस, सोडियम क्लोराइड HCl और NaOH, सोडियम नाइट्रेट HNO3 और NaOH, सोडियम कार्बोनेट
H2CO3 और NaOH तथा अमोनिया क्लोराइड HCl और NH4OH से प्राप्त होता है। आगे है आपका समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इस प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार का है। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों के आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? तो जैसे सल्फेट लवण में हो गया K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4, CuSO4, ये सब सल्फेट लवण हो गया। क्लोराइड लवण में हो गया NaCl, NH4Cl, सोडियम लवण में हो गया Na2SO4, NaCl, Na2CO3, NaNO3। आगे आपका क्रियाकलाप 2.14। तो आगे आपका है क्रियाकलाप 2.14। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ अन्य लवण भी उपलब्ध हो सकते हैं। जल में इनकी विलेयता की जांच करें। केवल आश्रित जल का प्रयोग करें, उसको शुद्ध जल भी कहा जाता है। प्रयोगशाला में अलग टाइप का जल यूज होता है जो कि बैटरी के पानी में भी के तौर पे यूज होता है। तो पीने वाला जल नहीं होता, यानी कि चापाकल से लेना और ओकरा में प्रयोग करे लगना, तो फिर मालूम चला कुछ से कुछ निकलेगा। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जाँच कीजिए एवं pH पेपर का उपयोग कर इनके pH के मान का पता लगाइए। अब कौन सा लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है? तो आप देखेंगे कि लवण बनाने के उपयोग में आने वाले अम्ल या क्षारक पहचान करें। तो सारणी जो NaCl आपने लिया है उसका pH 7 आया, तो इसका मतलब ये उदासीन है। Na और इसको बनाने में जो प्रयुक्त अम्ल है HCl और NaOH है। NaNO3 का जो pH आया वो 6.5 आया, मतलब ये अम्लीय लवण है। NH4Cl में इसका 4.7 आया, मतलब ये भी क्या है, अम्लीय लवण है। KCN ये इसका भी क्या है आपका 11.4 है, मतलब ये कौन सा लवण है, ये क्षारीय लवण है। और KBr इसका 7 है, इसका मतलब ये उदासीन लवण है। तो इसमें को बनाने के लिए जो प्रयुक्त हुए हैं अम्ल क्षार, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, ये पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट को गर्म करने पे वो किस रंग में बदल जाता है, तो श्वेत रंग में बदल जाता है। क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नज़र आती है, ये कहाँ से आई? हाँ, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल से आई है। गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। आप क्या परीक्षण करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? जल मिलाने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है। इससे क्या पता चलता है, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है, नीले रंग का, परंतु उसको गर्म करने पे वो किस रंग में बदल जाता है, वो बदल जाता है श्वेत रंग में। याद रखना, कॉपर सल्फेट ऐसे किस रंग का होता है, नीले रंग का। जब उसको गर्म करते हैं तो किस रंग में बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि उसका जल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जो लवण का जो अथी है, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो रंगीन होता है, जबकि सूखा कॉपर सल्फेट क्या होगा, वो रंगहीन होगा। आगे है पाठ्यगत प्रश्न, CaOCl यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वह है शुष्क बुझा हुआ चूना। आगे कठोर जल को मृदुल करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा अथवा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया को समीकरण में लिखें। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। NaHCO3 जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसको गर्म करने पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट H2O तथा CO2 प्राप्त होगा। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अभिक्रिया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O प्लस हाफ H2O बनाता है CaSO4 .2H2O।
आगे आपका अभ्यास प्रश्न है, तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? तो याद रखें ये क्षार है मतलब 10 होगा। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलयन में क्या है? तो इस विलयन में HCl है। ठीक है, आगे NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उस विलयन का 20 मिलीलीटर लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl की कितनी मात्रा चाहिए? तो वो 16 मिलीलीटर हमें चाहिए, चूँकि 10 मिलीलीटर को 8 मिलीलीटर करता है तो इसलिए 20 मिलीलीटर को 16 मिलीलीटर उदासीन करेगा। आगे अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग होता है? तो याद रखें एंटासिड। आप अपने किताब को देखते चलें। एंटासिड निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो ये समीकरण आप आसानी से बता सकते हैं, ये समीकरण बार बार पहले आ चुका है। इस समीकरण को रोक कर आप खुद से लिखने की ट्राई करें, आसान है बिल्कुल। जैसे आपका पहला हो जाएगा H2SO4 प्लस Zn बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। दूसरा हो जाएगा HCl प्लस Mg बनाएगा MgCl2 प्लस H2। तीसरा हो जाएगा H2SO4 प्लस Al बनाएगा Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2। और चौथा हो जाएगा HCl प्लस Fe बनाएगा FeCl3 प्लस H2। आगे एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा साबित करें। इस क्रियाकलाप को आप कर चुके हैं, ग्लूकोज और एल्कोहल वाला। आगे है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल आयनों में विघटित नहीं होता, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है जो कार्बनिक अम्ल बनाती है, अर्थात CO2 प्लस H2O बनाता है H2CO3। यह कार्बनिक अम्लों में विघटित हो आयनों में विघटित हो जाता है, और जहाँ H2CO3 जल के साथ अपघटित होकर हाइड्रोनियम आयन तथा कार्बोनेट आयन का निर्माण करता है। ये आयन वर्षा जल द्वारा विद्युत का चालन कर पाने के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि बरसात में जो विद्युत लगता है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि वर्षा के जल जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? विद्युत का चालन करते हैं। नल के जल भी करेंगे, परंतु जो साफ जल होगा, शुद्ध जल वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। याद रखें, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, परंतु अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है। आगे है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होता, अतः यह अम्लीय व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता। आगे 5 विलयन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच किया जाता है तो इसका pH 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होता है। तो कौन सा विलयन क्या है? तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 7 वाला, जो कि 7 वाला D है, इसलिए उदासीन कौन है? D है। प्रबल क्षारीय कौन हो जाएगा? तो प्रबल क्षारीय आपका C हो जाएगा, चूँकि उसका 11 है। आगे है आपका प्रबल अम्लीय कौन हो जाएगा? तो एक वाला मतलब B हो जाएगा, जो चूँकि उसका 1 है pH मान। उसके बाद दुर्बल अम्लीय कौन हो जाएगा? तो दुर्बल अम्लीय 4 हो जाएगा, मतलब A हो जाएगा। और दुर्बल क्षारीय कौन हो जाएगा? तो ये 9 वाला हो जाएगा। आगे है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का बढ़ता क्रम। तो आप आसानी से लिख सकते हैं, चूँकि हाइड्रोजन आयन सबसे कम क्षार में होता है, तो 11 वाला में C में सबसे कम, E में उससे ज़्यादा, D में उससे ज़्यादा, A में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा B के पास। आगे प्रखनली A और B में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रखनली A में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रखनली B में एसिटिक अम्ल डालिए। किस प्रखनली में अधिक तेज़ी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगी? तो आप उत्तर लिखेंगे प्रखनली A में बुदबुदाहट अधिक तेज़ी से होगी क्योंकि HCl एक शक्तिशाली अम्ल है तथा अधिक विघटित होने वाला अम्ल है। आगे ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, दही बनने पर pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर बताइए। तो दही खट्टा होता है, अर्थात इसका pH का मान 6 से कम हो जाएगा।
आगे एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ताज़े दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो पहला है कि ताज़े दूध का पीएच मान 6 से बदलकर, तो बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, अतः इसे दूध में मिलाने पर वो क्या बन जाता है? क्षारीय बन जाता है। और इस दूध को दही बनने में इसलिए ज़्यादा समय लगता है क्योंकि दही अम्लीय होता है और जितना शुद्ध क्षारीय होगा उसको अम्लीय रूप में रूपांतरण होने में उतना समय लगेगा। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, अतः यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में नहीं रखा जाता तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाती। आगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण लिखें। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NaOH HCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl और H2O बनाता है, तथा CaOH का ट्वाइस H2SO4 से अभिक्रिया करके CaSO4 तथा H2O का निर्माण करता है। आपका आखिरी प्रश्न है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडा का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट धोने के सोडा को कहते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम यौगिक जैसे बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, तथा बेकिंग सोडा का उपयोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटा एसिड के संगठक के रूप में किया जाता है और क्षारीय होने के कारण यह उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन बनाकर राहत पहुंचाता है, तथा इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड चैप्टर समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक के साथ, और इस चैप्टर को आप पढ़ते वक्त इसके कीवर्ड, इसमें जितने भी रासायनिक सूत्र हैं, अनुसूत्र हैं, वो सारे को आप लिस्ट बनाएं। इसमें जितने भी समीकरण दिए गए हैं उन सारे समीकरणों को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लें, और सारे के साथ आप अम्ल और क्षार के व्यवहार किस प्रकार से बदल रहा है इसकी तुलनात्मक अध्ययन करते रहें। गुड लक। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले अध्याय में, अगले पार्ट।